अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। सूरज गुरूब हो चुका था, शाम का अंधेरा फैल चुका था, साथ ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका था। इंस्पेक्टर साजिद अपनी गाड़ी में ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस जा रहा था। पुलिस फोर्स का वो सबसे जांबाज और निडर अफसर माना जाता था। आज उसकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए वो अपना काम जल्द ख़त्म करके घर के लिए निकल पड़ा था। फ्लैट में पहुंचकर वो ताज़ादम होने के इरादे से गुसल खाने में घुस गया। ताज़ादम होने के बाद अब उसका इरादा सिर्फ और सिर्फ ख्वाब खरगोश के मज़े लेना था। एक तेज़ किस्म की चीख से मुशाबे आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर बेदार हो गया। वो फौरी तौर पर समझ न सका कि वो किस किस्म की आवाज़ है। मुकम्मल तौर पर होशो आवाज़ में आने में उसे चंद मिनट ज़रूर लगे थे। ये देखकर वो भौंचक्का रह गया। जिस जगह वो मौजूद है वहाँ उसका बिस्तर नहीं है, बल्कि एक सजा सजाया दरबार है। उसे अच्छी तरह याद था कि तबीयत नासाजी के सबब जल्द सो गया था, मगर यह शाही दरबार उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। यह सब क्या है? बहरहाल वो सब कुछ देखने पर मजबूर था। दरबार के दाएं बाएं शाही कुर्सियां बिछी थी, जिस पर मुख्तलिफ लोग अपने ओहदों के हिसाब से बराजमान थे। बादशाह और मलका की कुर्सियां अभी तक खाली थी, शायद उनके दरबार में आने का वक्त नहीं हुआ था। दरबार के वस्त में एक निहायत ही खूबसूरत और हसीन लड़की सर झुकाए मुजरिमाना अंदाज में खड़ी थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। अचानक शंख फूके जाने की आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर चौंक पड़ा। शंख की आवाज़ इस बात की अलामत थी कि राज दरबार में महाराजा आ रहे हैं। बाअदब बा मुलाहिजा होशियार, महाराज रंजीत सिंह के अवतार, सूरज देवता के परिस्तार, नए होने वाले महाराजा भीम सिंह पधार रहे हैं। इंस्पेक्टर साजिद ने देखा कि एक शख्स जो निहायत खूबसूरत और जर्क बर्क लिबास में मलबूस था, दरबार में दाखिल हो रहा है। वो शख्स इंतहाई तकब्बुराना चाल चलता हुआ तख्त पर बैठ गया। राज दरबार शुरू किया जाए, महाराजा हाथ उठाकर बोला। महाराजा की बात सुनकर एक दूसरा शख्स जो कि तख्त के बाद सबसे ऊंची गद्दी पर बैठा था, उठ खड़ा हुआ। महाराज की जय हो। देवताओं का शुभ साया पर सदा कायम रहे। भगवान करे आप यूं ही हमेशा शक्तिशाली रहें और हमारी रक्षा करते रहें। इंस्पेक्टर साजिद ने देखा वो शख्स अपनी तारीफ सुनकर इंतहाई खुश होने लगा था। सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि इंस्पेक्टर साजिद पर अभी तक किसी की नज़र नहीं पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने महाराज का चेहरा देखा कि उसे अपने पेशावराना तजर्बे की बिना पर अंदाज़ा लगाने में कोई दुश्वारी न हुई कि यह शख्स इंतहाई ख़तरनाक और अय्यार है। सबसे बड़ी बात उसकी आंखों और चेहरे की बनावट से साफ जाहिर हो रहा था कि यह शख्स अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। महामंत्री, इस लड़की ने क्या पाप किया है? महाराजा ने उस शख्स की जानिब देखते हुए पूछा जो उसकी तारीफ कर रहा था। सरकार, ये कन्या बड़ी चिलत्तर है। इसने आपके बड़े भाई महाराज अजीत सिंह का खून किया है, महामंत्री ने अय्यारी से मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर सर झुकाए खड़ी लड़की ने चौंक कर उन दोनों की जानिब देखा। दूसरे ही पल उसकी गजाली आंखों में नफरत और हिकारत नाचने लगी थी। पापी मैं नहीं, तुम दोनों हो। काम तुम्हारा, नाम मेरा, परंतु मैं तुम्हारा अंत हूं। भगवान की दया से मुझे वो शक्ति हासिल है जिससे तुम दोनों पापी मेरे हाथों सर्वविनाश हो जाओगे। वो लड़की किसी नागिन की तरह फुंकारती हुई बोली। उसकी बात सुनकर महामंत्री और राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। महामंत्री चोर नजरों से दूसरे दरबारियों की तरफ देखने लगा था। सिपाहियों के हाथ म्यानों तक पहुंच चुके थे। हुक्म मिलने की देर थी कि उस गुस्ताख लड़की का सर तन से जुदा हो जाए। लेकिन दूसरे ही लम्हे इंस्पेक्टर ने जो मंजर देखा वो इंतहाई हैरत अंगेज और खौफनाक था। कैदी लड़की आन ही आन में एक सांप का रूप ले चुकी थी। वो सांप आम सांपों से जिसामत में बड़ा और मोटा ताज़ा था। सांप का रंग इंतहाई गहरा सब्ज था। दूसरे लम्हे सांप ने बिजली की तेजी से महामंत्री के ऊपर जस्त लगाई थी। ये मंजर देखकर इंस्पेक्टर अपने हलक से खारिज होने वाली दिलखराश चीख पर बड़ी मुश्किल से जब्त कर सका। चीख की आवाज़ के साथ ही इंस्पेक्टर साजिद की आंख खुल गई। ओह, तो गोया ये ख्वाब था। इंस्पेक्टर का पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। इंस्पेक्टर को ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि ये सब एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत हो। लड़की की सूरत उसके दिलो दिमाग में नक्श हो गई थी। ख्वाब में देखे जाने वाली सूरत उसको भुलाना मुश्किल हो रहा था। इंस्पेक्टर ने उठकर घड़ी में वक्त देखा तो घड़ी रात के 2 बजे का वक्त दिखा रही थी। इंस्पेक्टर ने दोबारा पहलू बदलकर सोने की कोशिश की, लेकिन शायद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बस उसका जहन उस लड़की और उस खौफनाक ख्वाब के बीच में उलझ कर रह गया था। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने सफ़र पर गामजन थी।
नींद इंस्पेक्टर साजिद की आंखों से रूठी हुई थी। वो आराम कुर्सी पर बैठा सोचों में मगन था। उसके जहन में सिर्फ और सिर्फ धमाके में हलाक होने वालों की तस्वीरें और दहशतगर्दों का भयानक अंजाम था। धमाके में मस्जिद के पेश इमाम समेत बहुत सारे लोग लुकमा अजल बन गए थे। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो बहुत हद तक सीटी से मुशाबिहत रखती थी। इंस्पेक्टर बैठे बैठे चौंक पड़ा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आवाज़ उसे कमरे से ही आती महसूस हो रही थी। वो बड़ी तेज़ी से अलमारी की जानिब बढ़ा जहां उसके ज़ाती इस्तेमाल का पिस्तौल रखा था। सीटी जैसी आवाज़ फिर उसके कानों से टकराई। इस बार वो अलमारी की जानिब से आई थी। शायद कोई चूहा वगैरह होगा, इंस्पेक्टर ने दिल में सोचा और आगे बढ़कर अलमारी खोल दी। दूसरे ही लम्हे वो डर कर पीछे हट गया। उसकी आंखों से खौफ और दहशत नाचने लगी थी। कपड़ों के ऊपर सब्ज रंग का एक सांप फनकाड़े बैठा झूम रहा था। सांप के अंदाज से कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो डसने का इरादा रखता हो, बस वो एक टेक इंस्पेक्टर को ही घूरे जा रहा था। अचानक इंस्पेक्टर की आंखों से खौफ और दहशत का एहसास जाहिर होने लगा। अजीब बेखुदी और मस्ती सी उसकी आंखों से जाहिर होने लगी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सांप की जानिब बढ़ने लगा, जैसे कि उस सांप ने उसे किसी तनवीमी अमल के ज़ेर असर कर लिया हो। जैसे ही वो सांप के करीब पहुंचा, सांप ने उचक कर उसके हाथ पर डस लिया। यह सब अचानक ही हुआ था। उस पर तेजी से गशीतारी होने लगी और फिर वो धड़ाम से फर्श पर गिर गया। तेज तेज घंटियों के शोर की आवाज से इंस्पेक्टर की आंख खुल गई। घंटियों के साथ साथ उसके कानों में सुरीली झनकार की आवाज सुनाई दे रही थी और साथ ही कुछ साजों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। उसने आंखें बंद रखना जरूरी समझा। वैद्य जी, राजकुमार को होश आ जाना चाहिए वरना हम कुछ खा लेंगे। आवाज इंतहाई सुरीली और काफी मुतरन्नुम व दिलकश थी। ना ना, भगवान का मंदिर तो सबके लिए होता है, इसे जरूर होश आ जाएगा। एक मर्दाना आवाज उसके कानों से टकराई। इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या गोरख धंधा है। उसे तो सांप ने डस लिया था, फिर मैं यहाँ कैसे? इंस्पेक्टर ने घबरा कर आंखें खोल दी। आंखें खुलते ही उसकी पहली नज़र एक साधु के लिबास में मलबूस एक बूढ़े शख्स पर पड़ी, जिसकी वज़ाक़ता मंदिर के पुजारियों जैसी थी। वो एक चबूतरे पर चित पड़ा था। उसके बिल्कुल पीछे एक कदादा मूर्ति नस्ब थी। शायद वो उनका पत्थर का देवता था। इंस्पेक्टर की अपनी वज़ाक़ता भी तब्दील हो चुकी थी। उसने भी हिंदू महाराजों जैसा लिबास ज़ेबतन कर रखा था। मंदिर इंतहाई पुरशिको था, जिसकी हर चीज़ सोने की मालूम होती थी। साजिद अभी इसी सूरत हाल पर गौर कर रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी, जो कि मूर्ति के सामने सर झुकाए बैठी थी। शुक्र है भगवान का तुम्हें होश आ गया, वरना जहर बहुत खतरनाक था, बूढ़ा पुजारी मुस्कुरा कर बोला। जहर? इंस्पेक्टर हैरत भरे लहजे में बोला। उसे वो सांप याद आ गया जिसने उसे डसा था। उसने अपने हाथ को देखा, मगर हाथ पर कोई सांप का निशान ना था। इंस्पेक्टर परेशान हो गया। ये क्या मामला है? दफातन उसके कानों में पुजारी की आवाज़ गूंजी। हाँ जहर, मगर राजकुमार तुमने जहर खाया क्यों? पुजारी बोला। मैंने जहर? उसके मुंह से हैरत भरा जुमला निकला। लड़की ने उसका जुमला सुन लिया था। वो उठ खड़ी हुई। वो जैसे इंस्पेक्टर की तरफ पलटी तो वो हैरान हो गया। ये तो वही लड़की थी जो उस दिन ख्वाब में नजर आई थी, जो सांप बनकर उस पर हमलावर हुई थी। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा और सख्त लहजे में पूछा, रूपमती, पूजा कहाँ है? ये बात बोलकर इंस्पेक्टर हैरान हो गया। इस तरह का जुमला बोलने में उसके अपने इरादे का कोई दखल ना था। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई और ही है। मार दिया मैंने उस हरामजादी को। उसने तुम्हें मुझसे छीनना चाहा था राजकुमार। हम तुमसे नफरत करते हैं और सिर्फ पूजा से प्यार, साजिद ने दांत पीस कर कहा। साजिद को ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई और ही शख्सियत तहलील हो गई है जो उससे ये सब करवा रही है। राजकुमार, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं अपने प्रेम में किसी की शिरकत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए उसको मार दिया। लड़की का लहजा सर्द और सपाट था। हम तुमसे नफरत करते हैं। तुमने उसे रास्ते से हटाने की कोशिश की, उसे डस लिया। उसे तड़प कर गिरते देखकर हमने भी जहर पी लिया, लेकिन बदकिस्मती से बच गए, लेकिन अब नहीं। यह कहकर साजिद चबूतरे की तरफ बढ़ा जहां पर मूर्ति नस्ब थी। मूर्ति के हाथ में एक त्रिशूल था। रुक जाओ राजकुमार, तुम यूं नहीं जा सकते, तुम मेरे हो। लड़की रो देने वाले लहजे में बोली। नहीं, हम मरना चाहते हैं। साजिद के अंदर की दूसरी शख्सियत से आवाज आई। नहीं नहीं राजकुमार, रुक जाओ, लड़की चीखी। लेकिन राजकुमार के अंदर जैसे बिजली सी दौड़ गई थी। राजकुमार निहायत तेजी से मूर्ति के हाथ में नस्ब त्रिशूल की जानिब बढ़ा। इससे कबल के वो त्रिशूल निकाल पाता, एक तीर जन की आवाज के साथ राजकुमार की पीठ में पैवस्त हो गया। लड़की चीखकर उसकी जानिब बढ़ी।
इससे कबल के वो उस तक पहुंचती, सिपाहियों की वर्दियों में मलबूस लोगों ने उसे घेर लिया। इसके साथ ही साजिद की आंख खुल गई। साजिद उसी जगह पर फर्श पर बेहोश पड़ा था। गोया वो सब कुछ हालत बेहोशी में हुआ था। अब वो ख्वाब था या हकीकत, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। पान फरोश ने उन दो मशकूक अफराद को करीब से देखा था। इस वक्त वो थाने में मौजूद था और निहायत सहमा हुआ था। साहब, मैं बाल बच्चेदार आदमी हूं। अगर मैंने उनकी शनाख्त दे दी तो वो मुझे जान से मार देंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तुम्हारी शनाख्त खुफिया रहेगी, इंस्पेक्टर रियाज ने नर्म लहजे में कहा। जी, पान वाला बदस्तूर सहमे हुए लहजे में बोला। पान वाला जैसे जैसे बताता गया, पुलिस का ग्राफिक डिजाइनर तस्वीर बनाता गया। इंस्पेक्टर रियाज और इंस्पेक्टर साजिद भी उसके सामने खड़े थे। जैसे ही दोनों तस्वीर मुकम्मल हुई और जो चेहरे सामने आए, उन्हें देखकर इंस्पेक्टर साजिद की आंखें फटी की फटी रह गई। ये दोनों चेहरे वही थे जो उसने ख्वाब में देखे थे, जो महाराजा और महामंत्री के थे, जिन पर वो लड़की सांप बनकर हमलावर हुई थी। इंस्पेक्टर साजिद हैरत से उन दोनों के चेहरे देख रहा था जो वो ख्वाब में देख चुका था। क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि ये दोनों वही हैं? इंस्पेक्टर रियाज ने पान वाले से पूछा। जी बिल्कुल, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये दोनों वही हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। इंस्पेक्टर ने कांस्टेबल को इशारा किया, जिसने पान वाले को अपने साथ चलने का इशारा किया। पान वाले के जाते इंस्पेक्टर रियाज ने इंस्पेक्टर साजिद की तरफ देखा, जो कि अभी तक महवे हैरत था। इन दोनों के नाम अर्जुन और शंकर हैं? इंस्पेक्टर साजिद चौंक पड़ा। क्या कहा तुमने? इंस्पेक्टर साजिद ने उससे कहा। इन दोनों के नाम अर्जुन और शंकर हैं। ये दोनों पेशावर कातिल और गुंडे हैं, इंस्पेक्टर रियाज ने कहा। मगर ये दोनों वही हैं जो मेरे ख्वाब में आए थे, साजिद ने ज़ेरे लब कहा। क्या कहा? इंस्पेक्टर रियाज ने पूछा। कुछ नहीं, मैं ये कह रहा था कि इन दोनों का गिरफ्तार होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत से सवाल अधूरे रह जाएंगे। हाँ, ये तो है। हो सकता है कि इन दोनों को दुश्मन ममालिक के एजेंटों ने खरीद लिया हो। कुछ भी हो, इनकी गिरफ्तारी बेहद ज़रूरी है, इंस्पेक्टर साजिद बोला। 2-4 दिन की दौड़ धूप और तफ्तीश के बाद पता चल गया था कि ये दोनों मुजरिम सरहदी गांव की तरफ भागे हैं, जहां से शायद वो सरहद पार करने का इरादा रखते हैं। रियाज, उन दोनों के पीछे मैं जाऊंगा, इंस्पेक्टर साजिद ने कहा। तुम अकेले? वो बहुत खतरनाक हैं। मैं भी साथ चलूंगा। नहीं दोस्त, तुम्हारा शुक्रिया। मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब आनी होगी ज़रूर आएगी, इंस्पेक्टर साजिद ने मुस्कुरा कर कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी मेरे दोस्त, रियाज ने जवाबन मुस्कुराकर कहा। इंस्पेक्टर रियाज ने सरहदी गांव के बूढ़े चौधरी की तरफ देखा, जिसकी उम्र 65 साल से ज्यादा हो चुकी थी। इंस्पेक्टर साजिद 4 रोज कबल इस गांव में पहुंचा था और गांव के रेस्ट हाउस में ठहरा था। सरहदी गांव बहुत ज्यादा खूबसूरत और हसीन था। अगर कोई इस गांव को फूलों की वादी कहता तो गलत न था। यह गांव हसीन व जमील फूलों से लदा हुआ था। इस गांव में ज्यादातर आबादी हिंदुओं की थी। वैसे मुसलमान भी इस गांव में आबाद थे, जो कि तादाद में कम थे। इस गांव में सबसे पुरस्कार और अजीबोगरीब वाक़यात से मुज़य्यन एक पहाड़ी थी, जिसका नाम काली पहाड़ी था। काली पहाड़ी तक पहुंचने के लिए पुराने जंगलात को अबूर करना पड़ता था, जिसके बारे में ये मशहूर था कि जो इन जंगलात में दाखिल हुआ जिंदा वापस नहीं आया। हाँ तो चौधरी साहब, इन दोनों आदमियों को देखा है इस गांव में? इंस्पेक्टर साजिद ने 2 तस्वीरें दिखाते हुए कहा, जो कि अर्जुन और शंकर की थी। इस गांव में इस तरह के दोनों अफराद गुज़िश्ता 1 माह से नहीं देखे। छोटा सा तो गांव है इंस्पेक्टर साहब, चौधरी ने बगौर देखते हुए कहा। ज़रा याद करें, गौर से देखें। ये दोनों ख़तरनाक कातिल हैं, इमाम साहब की शहादत में मुलविस हैं। गांव में तो दाखिल नहीं हुए, हो सकता है कि गांव के बाहर से काली पहाड़ी पर चले गए हों। चौधरी साहब सर पर हाथ फेरते हुए बोले। काली पहाड़ी? साजिद ने हैरत और इस्तेजाब से कहा। जी, बाहर से एक मुख्तसर रास्ता है, जिस पर चलने से जंगलात को पार नहीं करना पड़ता और जाने वाला आसानी से काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। काली पहाड़ी ये क्या है? काली पहाड़ी पर एक इंतहाई पुराना मंदिर है, जो कि ना जाने कितनी सदियों पहले बना था। उसके बारे में अजीबोगरीब पुरस्कार रिवायत सुनते चले आ रहे हैं कि यह असेबी मंदिर है। जो उस मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है उसे मौत आ जाती है, चौधरी ने कहा। तो आपका ख्याल है कि ये दोनों आदमी पीछे रास्ते से मंदिर में दाखिल हुए हैं? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ये हो सकता है कि वो दोनों आदमी मंदिर में दाखिल हुए हों। ठीक है चौधरी साहब, मैं जाऊंगा उस मंदिर में, इंस्पेक्टर साजिद ने पुरज़म लहजे में कहा। अब साजिद के पास काली पहाड़ी तक जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक रास्ता गांव के बाहर से जाता था
और एक रास्ता जंगलात से होकर गुजरता था। काफ़ी सोचने के बाद साजिद ने जंगल के रास्ते जाने का फैसला कर लिया था। गांव के बाहर का रास्ता मुख्तसर ज़रूर था, मगर ख़तरनाक और दुश्वार गुजार था, इसलिए उसने जंगल के ज़रिए जाने का फैसला किया था। एक मजबूत जीप, एक रस्सी और दूसरा सामान लेकर साजिद अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे काली पहाड़ी पर उसे तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे। साजिद जंगल के करीब पहुंचकर रुक गया। न जाने क्यों उसे अजीबोगरीब सा खौफ का एहसास हो रहा था, लेकिन उसे कोई ताकत जंगल के अंदर जाने पर मजबूर कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा हो कि जीप जंगल के बाहर ही छोड़ दो। चुनाचे उसने जीप जंगल के बाहर झाड़ियों के पास खड़ी की और अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता वैसे वैसे अंधेरा बढ़ता जाता। एक बात उसने महसूस की थी, उसने अब तक किसी भी दरिंदे या परिंदे की आवाज़ नहीं सुनी थी और हवा भी जैसे बंद थी। अजीब किस्म का सन्नाटा उसने जंगल में महसूस किया, जैसे जंगल में इन दरख्तों के अलावा और कोई भी ना हो। अचानक उसने अजीब सी आवाज़ सुनी और तेज़ किस्म की सीटी से मिलती जुलती सीटी की आवाज़ सुनते ही साजिद बुरी तरह चौंक पड़ा। बड़ी तेज़ी से उसने अपना पिस्तौल निकालकर हाथ में पकड़ लिया। झाड़ियों को हटाता हुआ वो सीटी की आवाज़ की जानिब बढ़ने लगा था। अब उसके सामने एक तवील मैदान था। साजिद मैदान में दाखिल हो गया। पिस्तौल अब भी उसके हाथ में था। वह चौंकने वाले अंदाज में आगे बढ़ रहा था। लंबा और तवील मैदान आम मैदानों से हटकर था। उसकी मिट्टी भूरी की जगह सब्ज थी, जबकि मैदान में थोड़े फासले पर टिंड-मुंड से छोटे छोटे दरख्त थे, जो कि बिल्कुल भी कुदरती मालूम नहीं हो रहे थे। दरख्तों का रंग भी सुनहरी माइल था। वो शदीद तरीन हैरतों के साथ आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे इसी तरह की तेज़ किस्म की सीटी की आवाज़ फिर सुनाई दी थी। सीटी की आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से उछल पड़ा था। अचानक उसे अपने अंदर एक खौफ सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके आसपास कोई है। इस एहसास के होते ही वो मज़ीद डर गया। अचानक उसके कानों में रोने की आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ किसी शीरख्वार बच्चे की थी। उस आवाज़ को सुनते ही जैसे उसके कदमों को पर लग गए। वो अंधाधुंध भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसे किसी चीज़ से ठोकर लगी और वो गिर पड़ा। गिरते ही उसके हर एहसास के गिर्द अंधेरा छा गया था। संग के फूंके जाने की आवाज़ सुनकर साजिद को होश आ गया। उसे अपना सर बहुत भारी महसूस हो रहा था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे सर पर मुसलसल हथौड़े पड़ रहे हों। साजिद ने हिलने की कोशिश न की तो मुंह से बेसाख्ता सिसकारी निकल गई। साजिद का जोड़ जोड़ जैसे फोड़े की तरह दुख रहा था। उसने आंखें बंद कर ली और हौले हौले कराहने लगा। थोड़ी देर में उसे सुकून महसूस होने लगा। ऐसा लगा कि जिस्म की तवानाई बहाल हो रही हो। अजीब व गरीब किस्म की बेईमानी सी आवाज़ें सुनकर उसने आंखें खोल दी। अपने चारों तरफ अजीब व गरीब किस्म के लोगों को देखकर वो सहम गया। वो लोग इंतहाई काले रंग के, बदनुमा और अजीब से मालूम हो रहे थे। उनकी वज़ाक़ता देखकर उसे हॉलीवुड की फिल्में याद आ गई, जिनमें जंगली कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं। साजिद बड़ी तेज़ी से उठ बैठा। उसे उठने में इंतहाई शदीद कमज़ोरी महसूस हो रही थी। जिस जगह साजिद मौजूद था उस जगह रोशनी नाकाफ़ी थी, इसलिए उस जगह का तयन करने में दुश्वारी हो रही थी। उसे अपने सामने मौजूद लोगों को देखकर बहुत ज़्यादा खौफ महसूस हो रहा था। वो लोग साजिद को बहुत ज़्यादा पुरशौक निगाहों से देख रहे थे। कौन हो तुम? वो कराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर सारे लोग चौंक पड़े और बड़ी तेज़ी से दो लोगों ने उसके हाथों को पीछे से पकड़ लिया। जवाब क्यों नहीं देते? मुझे इस तरह क्यों पकड़ा हुआ है? मैं जवाब देती हूँ तुम्हें कि हम कौन हैं। एक इंतहाई सुरीली आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह से चौंक पड़ा। आवाज़ देने वाली उसे दिखाई नहीं दे रही थी, बल्कि जिस जानिब से आवाज़ आई थी उस तरफ काफ़ी अंधेरा था। उसकी आवाज़ सुनकर सारे जंगली नुमा लोग उस वक्त तो रुकू की हालत में झुके हुए नजर आए। अचानक उस पूरी जगह इंतहाई तेज़ रोशनी फैल गई थी। रोशनी कहाँ से आ रही थी ये तो उसे पता न चला, लेकिन वो जगह जहाँ वो था उसका वो अच्छी तरह जायज़ा ले सकता था। ये एक पथरीली कोठड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेल में कैदियों के लिए होती है। साजिद ने सामने देखा तो उसे एक इंतहाई खूबसूरत और हसीन लड़की खड़ी नजर आई। साजिद ने जिंदगी में कभी इतना हुस्न नहीं देखा था। लड़की सर से पैर तक दावत गुनाह थी। उसने अंग्रेज औरतों की तरह स्विमिंग कॉस्ट्यूम नुमा कोई चीज़ पहन रखी थी। जिस्म के बकिया हिस्सों पर रंग और रोगन से लेप किया हुआ था। साजिद ने सर घुमाकर देखा तो वो जंगली अब भी रुकू की हालत में खड़े थे। ये सब मेरे गुलाम हैं और हम सब चांद के पुजारी हैं, लड़की ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखकर कहा। वो लड़की दर हकीकत हुस्न व जवानी का शाहकार थी। उसकी आवाज़ खुद उसकी तरह इंतहाई खूबसूरत थी। मगर तुम हो कौन लोग? साजिद ने पूछा। कहा ना कि हम चांद के पुजारी हैं
और हर साल चांद की देवी के आगे बलि देते हैं। लड़की ने रुकू में झुके हुए लोगों को उठने का इशारा किया। वो लोग उठे और उल्टे कदमों वहां से बाहर निकले। बलि देते हो? मगर किसकी? साजिद ने हैरत से पूछा। इंसानों की, और आज तुम्हारी बारी है, और आज वही रात है जब तुम्हें कुर्बान किया जाएगा। इतना सुनना था कि साजिद के मसामों से पसीना फूट पड़ा। साजिद ने दोनों हाथों से पसीना पोंछा और थूक निगलते हुए लड़की की तरफ देखकर गोया हुआ। तो गोया ये जंगल तुम लोगों की वजह से असेबी है? नहीं, ये जंगल तो वाकई असेबी है, लेकिन चूंकि हम चांद के पुजारी हैं, जिसकी वजह से हम महफूज हैं। साजिद ने दिल ही दिल में सोचा, अब तो कहानी खत्म। मेरे पास कितना वक्त है? साजिद ने उससे पूछा। सिर्फ 2 घंटे, लड़की मुस्कुराते हुए बोली। साजिद मियाँ, यही वक्त है कुछ करने का, साजिद ने दिल ही दिल में कहा। मगर तुम लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? साजिद ने यूं ही पूछ लिया। मैं इस सवाल का जवाब देने की पाबंद नहीं, लड़की ने मुंह बनाकर कहा। उस वक्त साजिद का जहन बड़ी तेजी से कुछ करने के बारे में सोच रहा था। अचानक साजिद ने बैठे बैठे जकंत लगाई और बिजली की तेजी से लड़की पर जा गिरा। लड़की इस नागहानी उफ्ताद से बुरी तरह बौखला गई। इससे कबल के वो कुछ समझती, साजिद ने उसको यके बाद दीगरे उसके मुंह पर 2 मुक्के जड़ दिए, लेकिन दूसरे ही पल उसने साजिद को हवा में उछाल दिया। साजिद हवा में उछलकर वापस फर्श पर आ गिरा। लड़की भिन्नाकर जैसे भूखी शेरनी की तरह उठ खड़ी हुई। साजिद फर्श पर पड़ा करा रहा था। लड़की ने साजिद को गिरेबान से पकड़कर उठाया। खून पहुंचते हुए साजिद की नाक पर जोरदार टक्कर मारी और साजिद डकराता हुआ पीछे हट गया। दूसरे लम्हे साजिद ने खुद को संभाला और पुलिस ट्रेनिंग का भरपूर फायदा उठाते हुए लड़की को घूमकर किक मारी और पैर दर पे कई किकें लगा दी। साजिद का ख्याल था कि वो इतनी मार खाने के बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन साजिद की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। लड़की उल्टी कलाबाजी खाती हुई आई। उसकी दोनों लातें साजिद की तरफ थी। उसने दोनों लातें साजिद के सीने पर भरपूर अंदाज से मारी। साजिद सीने पर लात खाकर गिर पड़ा। गिरते ही साजिद चीख मारकर फर्श पर करारने लगा। अचानक साजिद को कुछ ख्याल आया। उसने मोजे में उड़सा हुआ पिस्तौल निकाला और पैदर पे 2-3 फायर एक साथ कर दिए। लेकिन दूसरे पल उसने जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन था, मगर सच था। तीनों गोलियां लड़की के सीने पर लगी थी। होना तो ये चाहिए था कि उसके सीने पर 3 सुराख हो जाते, लेकिन गोलियां लड़की के सीने से टकराकर दूर जा गिरी, जैसे वो सीना पत्थर का हो। अब तुमको कौन बचाएगा? तुमने गलत अंदाजा लगाया था मेरे बारे में, लड़की कहकहा लगाकर बोली। साजिद को ऐसा लगा जैसे लहू उसकी शरियानों में जमकर रह गया हो। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगी। उसके चेहरे के तासुरात इंतहाई खतरनाक थे। साफ जाहिर हो रहा था कि अब वो कोई इंतहाई खतरनाक कदम उठाएगी। साजिद ने पैदर पे सारा पिस्तौल उस पर खाली कर दिया। गोलियों की आवाज़ सुनकर सारे जंगली अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही उन्होंने साजिद को पकड़ लिया। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। नीले रंग का धुआं कोठड़ी के अंदर दाखिल हो गया। धुआं काफ़ी तादाद में अंदर दाखिल हो रहा था। धुएं को अंदर दाखिल होते देखकर लड़की चौंक पड़ी। अचानक साजिद का हाथ किसी ने पकड़ लिया। साजिद का हाथ इंतहाई सर्द हाथों ने थाम रखा था। साजिद को ऐसा लगा कि वो हाथ नहीं, बर्फ की सर्द सिल हो जिसमें जिंदगी का एहसास बिल्कुल ना था। जल्दी निकल चलो, तुम्हारी मंजिल ये नहीं। आवाज़ इंतहाई सुरीली और खूबसूरत थी। तुम कौन हो? साजिद ने पूछा। ये ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं है। धुएं का पर्दा ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, सर्द हाथ ने तकरीबन साजिद को घसीटते हुए कहा। हाथ साजिद को घसीटते हुए जगह से बाहर ले गया। साजिद को ऐसा लगा कि वो हवाओं में उड़ रहा हो। हाथ उसको घसीटते हुए आगे आगे ले जा रहा था। बस उसे यूं महसूस हो रहा था कि वो धुएं के बीचों बीच चला जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने से धुआं छटा तो उसने देखा कि वो उसी जंगल में खड़ा है। यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं, मगर खबरदार, रास्ते में जो कुछ देखो उस पर किसी भी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर मत करना, वरना नताइज के जिम्मेदार खुद होगे। साजिद को ऐसा लग रहा था कि उसने आवाज़ पहले भी सुनी थी, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आ रहा था। साजिद की मंजिल काली पहाड़ी थी, जहाँ वो मुजरिम छुपे हुए थे, जिनके चेहरे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि उसने ख्वाब में देखा था। इसलिए वो वहाँ जा रहा था। साजिद आराम आराम से चलता हुआ जंगल के घने हिस्से में दाखिल हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उस कच्ची पगडंडी पर चल रहा था। उस पगडंडी के दोनों तरफ बड़े बड़े वसी और इस दरख्त, झाड़ियाँ, खुदरो पौधे मौजूद थे। साजिद बड़े आराम से फूंक फूंक कर कदम उठा रहा था। उसने झाड़ियाँ काट कर रास्ता बनाने के लिए खंजर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। जंगल बढ़ता ही जा रहा था। न जाने साजिद कितनी देर तक चला होगा। अब साजिद काफ़ी थकन महसूस कर रहा था। चुनाचे वो एक पत्थर पर बैठ गया।
भूख और प्यास का एहसास अब शिद्दत से सर उठाने लगा था। साजिद ने सोचा कोई फलदार दरख्त ढूंढा जाए ताकि उसका फल खाकर भूख मिटाई जा सके। साजिद थोड़ी देर बाद उठा और फलदार दरख्त की तलाश में आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसको घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। साजिद फौरन एक दरख्त के पीछे हो गया। कुछ लम्हों के बाद साजिद ने देखा 3 घुड़सवार सर से पांव तक काले लिबास में मलबूस इसी तरफ चले आ रहे हैं। एक घुड़सवार के घोड़े पर एक बच्ची लदी हुई थी जो कि बेहोश थी। उन्होंने बच्ची को जमीन पर पटक दिया। सरदार, क्या इरादा है? एक घुड़सवार ने दूसरे की तरफ देखकर कहा। आवाज़ इंतहाई खरखराती हुई थी। ज़िबा कर दो साली को, बहुत तंग किया हुआ इसने, पहले ने तीसरे की तरफ देखकर कहा। तीसरे घुड़सवार ने नेफे में उड़सा हुआ खंजर निकालकर लड़की की गर्दन पर रख दिया। साजिद ये मंजर देखकर बेचैन हो गया। उसके अंदर सोया हुआ पुलिस अफसर अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया। ए रुक जाओ, ये जुर्म मैं तुम लोगों को नहीं करने दूंगा, साजिद उनकी तरफ देखकर चिल्लाया। साजिद की आवाज़ सुनकर वो तीनों चौंक पड़े। वो लड़की को छोड़कर साजिद की तरफ देखने लगे। उसी लम्हे लड़की भी बेदार होकर उठ खड़ी हुई। वो भी साजिद को निहायत अजीब नज़रों से देख रही थी। छोड़ दो इस लड़की को, साजिद इंतहाई सर्द लहजे में चिल्लाया। जवाब देने की बजाय लड़की समेत वो चारों हंसने लगे। लड़की को हंसता देखकर साजिद को निहायत हैरत हुई और साथ ही साथ किसी गड़बड़ का एहसास भी। उन तीनों ने अपने चेहरे पर पड़े हुए काले नकाब उतार दिए। उनके चेहरे देखकर साजिद के अलग से चीख निकलते निकलते रह गई। वो मंजर इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला था। लड़की के नाखून मुड़ने लगे, आंखें बेहद नीली होने लगी थी, चेहरे की खाल जगह जगह से उधड़ने लगी थी, जबकि वो तीनों घुड़सवारों के चेहरे नहीं, इस्तख्वानी खोपड़ियां थी जिनके सुराखों से काले सांप झांक रहे थे। इंतहाई खौफनाक मंजर देखकर साजिद समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। मैंने तुम्हें मना किया था ना? एक हल्की सी सरगोशी साजिद के कानों में गूंजी। मगर कुछ नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, हल्की आवाज़ होते हुए गायब हो गई। साजिद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मौत उससे चंद लम्हों के फासले पर थी। पूरी सरारा से भी जंगल में उसकी कब्र बन जाएगी। वो चारों इफरीत अजीबोगरीब आवाज़ें निकालते साजिद को दबोचने आगे बढ़ रहे थे। साजिद के दिल में न जाने क्या आया कि वह बुलंद आवाज़ से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा और फिर कलाम इलाही को सुनकर वो इफरीत रुक गए। ये कलाम की तासीर थी। वो इफरीत पीछे हटने लगे थे। उनके हलक से अब चीखें निकलने लगी थी। अल्लाह के कलाम का ही असर था कि साजिद के दिल को तमानियत महसूस होने लगी थी। उसी पल इफरीतों के जिस्म को आग लग गई। उनकी भयानक चीखें जंगल की फिजा में इरताश पैदा करने लगी थी। चंद लम्हे बाद वहां राग के ढेर के सिवा कुछ ना था। साजिद दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही दरख्तों के झुंड से बाहर निकला, उसे अपने सामने पहाड़ियों का तवील सिलसिला नजर आया जो कि इंतहाई वसी और इस पहाड़ियाँ थीं। साजिद ने कमर पर बंधी रस्सी खोली और कोई ऐसी चीज़ ढूंढने लगा जिसका कुंडा बनाया जा सके। जल्दी साजिद को ऐसी चीज़ मिल गई थी जिसका वो कुंडा बना सके। ये लोहे का एक कड़ा था जो कि जंग आलूद हो चुका था। साजिद तेजी से पहाड़ियों के नज़दीक पहुंच गया। पुलिस ट्रेनिंग में वो रस्सी की मदद से उतरने और चढ़ने की तरबियत ले चुका था, इसलिए वो जानता था कि इसकी मदद से पहाड़ी पर चढ़ जाएगा। आधे घंटे की अनथक मेहनत और जिद्दोजहद के बाद वो पहाड़ी पर चढ़ने में कामयाब हो गया। पहाड़ी पर चढ़ते ही साजिद को अपने सामने कदीम और बोसीदा सी इमारत नजर आई जो कि तर्ज तामीर से मंदिर लगता था। यह आम मंदिर से मुख्तलिफ गुंबदनुमा बनाया गया था। मंदिर के दरवाजे पर इंतहाई कदादम मुजस्समा नस्ब था। उस मुजस्समे को देखकर साजिद को म्यूजियम में नस्ब वो मुजस्समा याद आ गया जो कि माया तहजीब की खुदाई के दौरान निकला था। साजिद ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद अंदर की जानिब खुलता चला गया। साजिद जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, दरवाज़ा बंद हो गया। सामने एक तवील बरामदेनुमा राहदारी थी। राहदारी में थोड़े थोड़े फासले पर मुख्तलिफ मुजस्समे नस्ब थे जो कि पत्थर के थे। हर मुजस्समा इम्तादे ज़माना के बायस सिया काला हो चुका था। साजिद मुख्तलिफ मुजस्समों को देखता हुआ राहदारी में आगे बढ़ने लगा। राहदारी अबूर करने के बाद साजिद एक वसी और इस हाल में दाखिल हो चुका था। हाल की छत गुंबदनुमा थी। हर तरफ बड़ी बड़ी मशालें रोशन थी। सामने एक संगी चबूतरे पर पत्थर का बुत नस्ब था जो कि काफ़ी तवील और देवकामत था। साजिद जैसे ही हाल में आगे बढ़ा, उसी लम्हे 1 मिनट से भी कम वक्फे के अंदर पूरा हाल रोशनी में नहा गया। साजिद के ऊपर ना जाने कहाँ से फूलों की बरसात होने लगी। फूलों की बरसात इस कदर ज़्यादा थी कि 2 सेकंड के अंदर पूरा हाल खुशबूदार फूलों से लद गया। साजिद की नज़र मूर्ति पर पड़ी। वो हैरत से चौंक गया क्योंकि मूर्ति के सर पर एक सांप फन उठाए बेहिस हरकत बैठा था। सांप इंतहाई खूबसूरत और गहरे सब्ज रंग का था
उसके जिस्म पर जगह जगह से रोशनी की शुआएं फूट रही थी। आंखों में इतनी मशहूर कुन चमक थी कि साजिद कई लम्हे तक टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। अचानक साजिद की नज़र मूर्ति के दाएं और बाएं तरफ पड़ी। दो शख्स जंजीरों में बंधे खड़े थे। उनके चेहरों पर नकाहत तारी थी और साफ जाहिर हो रहा था कि उन दोनों ने कुछ खाया पिया नहीं। साजिद ने उन दोनों को साफ पहचान लिया। ये दोनों वही थे जिनकी तलाश में वो यहाँ आया था, अर्जुन और शंकर, जो कि पेश इमाम साहब की और दीगर नमाजियों की शहादत के जिम्मेदार थे। उनकी हालत काफ़ी खस्ताहाल दिखाई दे रही थी। साफ लग रहा था कि ज़िंदगी किसी भी लम्हे उनका साथ छोड़ने वाली है। उनका यह हाल किसने बनाया? साजिद ने ज़ेरे लब कहा। अचानक फिजा में घंटी की आवाज़ गूंजी। साथ ही साथ शंख की आवाज़ें साजिद के कानों में गूंजने लगी। जैसे ही शंख की आवाज़ थमी, मूर्ति पर बैठा हुआ सांप जिंदा हो गया। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। शंख की आवाज़ सुनकर अर्जुन और शंकर भी होश में आ गए थे। सांप ने कहरालूद नज़रों से उन दोनों कैदियों की तरफ देखा और दूसरे लम्हे सांप ने उड़ते हुए उन दोनों के सरों पर डस लिया। उन दोनों के हलक से निकलने वाली चीख इंतहाई कर्बनाक थी। थोड़ी ही देर में वो पानी बनकर बहने लगे और फिर चंद लम्हे बाद वहाँ कुछ ना था। सांप फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। चंद लम्हों के बाद सांप की जगह एक खूबसूरत और हसीन लड़की मौजूद थी, जिसकी आंखें बंद थी। चेहरे पर सुकून और तमानियत का एहसास था। चंद लम्हों बाद लड़की ने आंखें खोल दी और साजिद की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखने लगी। मेरी तपस्या पूरी हो गई राजकुमार, तुम आ गए, वह मुस्कुराकर बोली। साजिद ने उस लड़की की तरफ गौर से देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। ये वही लड़की थी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। लड़की आहिस्ता आहिस्ता उठकर बैठ गई और पूजा के अंदाज में हाथ जोड़कर मूर्ति को प्रणाम किया और वालेहाना अंदाज में रक्स करने लगी। रक्स के अंदाज में जोश और खुद सुपुर्दगी थी। साजिद के कानों में गूंजने वाली सुरीली आवाज़ें उसके पाँव की हर जुम्बिश में मदगम हो चुकी थी। साजिद ने इस कदर वालेहाना रक्स कभी नहीं देखा था। साजिद अपने वजूद का एहसास खो चुका था। उस वक्त सारे माहौल पर पुरस्कार सी बेखुदी छाई थी। अचानक वो लड़की रक्स करते करते साजिद के पास आई और उसके पैरों में बैठ गई। कौन हो तुम? साजिद ने कांपते हुए लहजे में पूछा। मुझे पहचानो राजकुमार, पहचानो राजकुमार। साजिद कांप कर रह गया। ये वही आवाज़ थी जिसने उसको जंगलियों से निजात दिलाई थी। राजकुमार, मुझे पहचानो। वक्त की गर्द अपने जहन से हटाकर देखो। तुम्हें अपनी रूपमती याद आएगी जिसने तुम्हारे प्रेम में पूजा को मार दिया। तुमने हीरे की अंगूठी चाट ली लेकिन तुम बच गए। तुमने मेरे कारण दूसरा जन्म लिया है। क्या बक रही हो? साजिद ने झिल्लाकर कहा। अच्छा सुनो, शायद तुमको याद आए। आज से 1000 साल पहले इस जगह एक बहुत शानदार रियासत थी। रियासत का महाराजा शशपाल बहुत बड़ा धर्मात्मा और प्रजा का ख्याल रखने वाला था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम अजीत और दूसरे का नाम जगजीत सिंह था। रियासत के दस्तूर के मुताबिक महाराज की मौत के बाद अजीत सिंह को राजगद्दी पर बैठना था। अजीत बहुत सुंदर और नेक दिल ज्ञानी था, भगवान का सच्चा भक्त। ये मंदिर उसने बनवाया था। उसका ज़्यादा वक्त यहीं पर गुजरता था। प्रजा भी उससे खुश थी। इसके बरक्स जगजीत सिंह बहुत घमंडी और जालिम था। दिन रात शराब पीकर बांदियों और कनीज़ों की आबरू से खेलता। लोग उसके जुल्म से परेशान थे, मगर खौफ के मारे महाराजा से शिकायत करने की हिम्मत न थी। ये जिसे तुम अर्जुन के नाम से जानते हो, यही जगजीत था और तुम अजीत। इतना कहकर लड़की सांस लेने के लिए रुकी, मगर साजिद चीख पड़ा, तुम झूठ बकती हो। दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। लड़की ने फिर दोबारा बोलना शुरू कर दिया। महामंत्री चक्रवर्ती, जिसकी बेटी जगजीत सिंह से मंसूब थी, महामंत्री जगजीत को राजा बनाना चाहता था। चुनाचे उसने अजीत को ख़त्म करने की ठानी। काम बहुत मुश्किल था। उस जमाने में राजाओं का दस्तूर था कि वो अपने महल में वश कन्याएं यानी जहरीली लड़कियां ज़रूर रखते थे। राजा उन्हें अपनी जान की हिफाजत करने के लिए पालते थे, साथ ही वो दुश्मनों की साजिशों से महफूज रहते। उन्हीं दिनों महल में मेरा और राज नर्तकी, जो कि वश कन्या भी थी, बड़ी धूम थी। उसका नाम पूजा था। चक्रवर्ती ने पूजा को लालच देकर अजीत सिंह को मारने भेजा ताकि अजीत सिंह जैसे उसके होंठों पर प्यार करे मर जाए। लेकिन पूजा तो खुद ही अजीत सिंह के प्रेम का शिकार हो गई। उसके दिल में वो जोत जली जिसे प्रेम कहा जाता है। प्यार तो त्याग मांगता है, इसलिए उसने त्याग देते हुए राजकुमार अजीत सिंह यानी तुम सबको बता दिया। राजकुमार, जो कि खुद भी पूजा से सच्चा प्रेम करता था, उसने पूजा को माफ कर दिया और अपने राजा बनने के इंतजार करने को कहा, क्योंकि वो राजा बन जाता तो पूजा के जरिए पूजा को वश से आज़ाद कर देता। चक्रवर्ती और जगजीत ने मुझे बुलाया और जहर से आज़ादी का लालच देकर राजकुमार को ठिकाने लगाने को कहा। मैंने जहर से आज़ादी के लालच में अजीत को ख़त्म करने का सोचा, लेकिन मैं भी प्रेम के बंधन में जकड़ गई। अजीत को नज़र भर देखना ही कातिल साबित हुआ।
मगर अजीत तो पूजा का था, और वहीं मेरे दिल में पूजा के लिए नफरत पैदा हुई। मोहब्बत की नफरत, अपने महबूब को हासिल करने का जुनून। ये जुनून मुझसे कुछ भी करवा सकता था। मैं जब भी अजीत और पूजा को प्यार भरी बातें करते देखती तो मेरा रोम रोम झुलस जाता। फिर एक दिन मैंने एक मंसूबा बनाया, एक इंतहाई खौफनाक मंसूबा। मैंने अपने आप को नाग देवता के सामने अर्पण करने का फैसला किया ताकि नाग देवता का एक रूप मुझे मिल जाए। ये बात मैंने चक्रवर्ती और जगजीत को बताई। देवता के सामने नर्त की पूजा के लिए उन दोनों की अनुमति जरूरी थी। चुनाचे उन दोनों की इजाजत के लिए मैं चक्रवर्ती से मिली। मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ? चक्रवर्ती ने कहा। मुझे नाग देवता की पूजा करनी है, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करना होगी। नाग देवता का एक रूप मुझे मिलेगा और मैं पूजा को डस लूंगी। पूजा खुद वश कन्या है, इसलिए नाग देवता का जहर उसे मार सकता है। इस बात की क्या जमानत है कि पूजा के हट जाने के बाद तुम राजकुमार को मार दोगी? चक्रवर्ती ने कहा। मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी, हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर। मेरा प्रेम पूजा की याद भुला देगा। इतना कहने के बाद लड़की सांस लेने के लिए रुकी, जबकि साजिद के चेहरे पर दास्ताने सहर रकम थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो इस दास्तान का कोई एक किरदार हो। फिर क्या हुआ? क्या पूजा मर गई? हाँ, लड़की ने ठंडी सांस लेकर कहा। पूजा तो मर गई, मगर तुम मेरे ना हुए। तुमने पहले जन्म में मुझे ठुकरा दिया। मैंने नाग देवता की पूजा की, उसने खुश होकर मुझे नागिन का रूप दे दिया। मैंने पूजा को डस लिया, वो मर गई। राजकुमार ने जहर खा लिया, मगर मैंने उसे मंदिर में ले जाकर रख दिया। मेरी पूजा से खुश होकर नाग देवता ने राजकुमार को जिंदा कर दिया। राजकुमार ने खुदकुशी करने की कोशिश की। इस मंजर को तुम ख्वाब में देख चुके हो। उसे चक्रवर्ती ने मार दिया। राज दरबार में मुझ पर इल्जाम लगाया गया। मैंने सांप बनकर उन दोनों को डस लिया। वो दोनों मर गए। तुम ये भी ख्वाब में देख चुके हो। मैंने खुद को फौज के हवाले कर दिया। कैद खाने में पूजा करके शिवजी से मदद की दरख्वास्त की। उन्होंने खुश होकर कहा कि राजकुमार दूसरा जन्म लेगा, मगर वो तुम्हें जब मिलेगा जब तुम इन दोनों पापियों को राजकुमार के सामने मारोगी। इसके लिए तुम्हें हजारों साल इंतजार करना होगा। इसके लिए तुम्हें अपना शरीर छोड़ना होगा। तब मैंने आत्महत्या कर ली। मेरी आत्मा 1000 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज तुम आ गए राजकुमार, अब तुम मेरे हो, मेरे हो। यह कहकर रूपमती रो पड़ी। उसे रोते देखकर साजिद का दिल नरम पड़ गया। क्या चाहती हो तुम? तुम्हें राजकुमार, सिर्फ तुम्हें। सब याद आ गया। साजिद को तो कुछ याद नहीं आया था, मगर उसने कुछ कहा नहीं। आओ मेरे साथ, यह कहकर उसने साजिद का हाथ पकड़ लिया। साजिद को ऐसा लगा कि जैसे किसी बर्फ की सिल ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे चलाती हुई एक दूसरे हाल में ले गई। दूसरे हाल में एक सांप की एक बहुत बड़ी मूर्ति रखी थी, जिसके सामने एक चबूतरा था जिस पर खून के धब्बे सूखे पड़ चुके थे। राजकुमार, तुम्हें यहां मरना होगा ताकि तुम मेरे हो सको, रूपमती ने सर्द लहजे में कहा। साजिद मौत का सुनकर कांप गया। मरने से पहले तुम्हें नाग देवता के सामने सजदा करना पड़ेगा ताकि तुम जिस्म के पिंजर से आजाद हो सको। साजिद ये सुनकर कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सर से पांव तक आग में नहला दिया हो। साजिद, तुम एक मुसलमान हो। इस पत्थर को सजदा मत करो, बातिल मिटने के लिए आया है। साजिद के अंदर से एक आवाज आई। साजिद चौंक गया। उसके अंदर का सोया हुआ मुसलमान जैसे जाग उठा। उसने इंतहाई ठोस और फैसलाकुन लहजे में कहा, मैं एक मुसलमान हूँ। मुसलमान मरना तो पसंद करता है, लेकिन बातिल के आगे झुकना नहीं। उसकी ये बात सुनकर रूपमती लाल भभूका हो गई। उसकी खूबसूरत आंखों से शरारे फूटने लगे। तुम मेरे राजकुमार नहीं हो सकते, तुम कोई और हो। इतना कहकर वो मूर्ति की जानिब सर झुकाकर बैठ गई। उसकी पुश्त साजिद की जानिब थी। वो चंद लम्हे तक साजिद की तरफ पीठ किए बैठी रही। जैसे ही वो साजिद की जानिब मुड़ी, साजिद उसे देखकर डर गया। उसकी आंखें सुर्ख थी और चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। आंखों से गुस्सा और हिकारत जाहिर हो रही थी। तुमने नाग देवता की तौहीन की है। अब तुम्हें मौत से कोई नहीं रोक सकता, चाहे फिर मुझे 1000 साल तक ही क्यों ना इंतजार करना पड़े। साजिद डरकर चंद कदम पीछे हट गया। रूपमती ने अपना दायां हाथ उठाया तो सुर्ख रोशनी का एक शरारा निकलकर साजिद के जिस्म से टकराया। रोशनी का शरारा टकराते ही साजिद को अपने जिस्म में आग लगती महसूस हुई। साजिद फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। रूपमती हिकारत भरी नजरों से साजिद को तड़पता हुआ देखने लगी। तुमने मेरे देवताओं को पत्थर कहकर अपनी मौत को दर्दनाक बना लिया है। अब मैं तुम्हें बताऊंगी। उसने दूसरी बार हाथ का इशारा किया। इस बार साजिद हवा में उछला और छत से जा टकराया और मजीद तड़पने लगा। मैं एक मुसलमान हूँ। मुसलमान सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है। रूपमती ने जवाब देने की बजाय तड़पते हुए साजिद की जानिब इशारा किया। साजिद उड़ता हुआ हवा से जा टकराया। साजिद जमीन पर गिरा। अचानक उसी लम्हे साजिद के कानों से आवाज टकराई, जो कि इंतहाई धीमी थी। परेशान क्यों हो मेरे अजीज? जिक्र इलाही करो, फिर देखो कुदरत का नजारा। साजिद कराता हुआ उठा और सूरह इखलास का बुलंद आवाज में विर्द करने लगा। कलाम इलाही का सुनना था कि रूपमती पर लर्जा तारी हो गया। फिर लर्जा कपकपी में तब्दील हो गया
रूपमती के हलक से चीखें निकलने लगी। साजिद ने सूरह इखलास बाआवाज़ बुलंद विर्द शुरू कर दिया। मंदिर के दरो दीवार पर लर्जा तारी हो गया। साजिद पीछे हटने लगा। वो पीछे हटते हटते कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसने देखा कि रूपमती के जिस्म ने आग पकड़ ली है। मंदिर के दरो दीवार जलजले की लपेट में आ चुके थे। साजिद ने देखा कि पत्थर की मूर्ति सरनी को हो चुकी है। रूपमती की चीखें साजिद के कानों में गूंज रही थी। सीढ़ियां उतरते हुए साजिद का पैर फिसला और गिर गया तो साजिद का सर सतून से टकराया। उसी लम्हे साजिद के अलग से चीख निकली। उसका जहन अंधेरे में गुम होने लगा। नीमवा आंखों से उसने देखा कि मंदिर के दरो दीवार गिर रहे हैं। रूपमती आग के शोलों में लिपटी हुई है और उसकी जानी भागती हुई आ रही है। फिर उसके जहन के सारे दरवाजे बंद हो गए और हर तरफ अंधेरा छा गया। फिर जब साजिद को होश आया तो उसने देखा कि वो अपनी जीप के करीब पड़ा हुआ है। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। उसे गुज़िश्ता वाक़यात याद आने लगे। उसने जान बच जाने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। अब उसे एक और सफ़र करना था जिसमें जिस्म की नहीं रूह की ज़रूरत होती है, जिस सफ़र में सिर्फ अल्लाह ताला को राज़ी करना होगा। दूर कहीं से साजिद के कानों में आज़ान की आवाज़ गूंजी और साजिद ने जीप का रुख मस्जिद की जानिब कर दिया। खास एपिसोड का दूसरा मुख्तसर पुरस्रार किस्सा। मेरे वालिद रेलवे में गार्ड थे। सन 1947 में जब मैंने बीए किया तो उसी साल वो इंतकाल कर गए। उनका एक हिंदू दोस्त रामलाल था जो रेलवे हेडक्वार्टर में एक बड़ा अफसर था। एक दिन वो मुझे अपने साथ अंग्रेज चीफ ऑपरेटिंग सुपरिटेंडेंट के दफ्तर ले गया। उस अंग्रेज अफसर ने मुझे एक मरहूम रेलवे मुलाजिम का बेटा होने के नाते बतौर गार्ड भर्ती कर लिया। 6 माह की ट्रेनिंग खत्म हुई तो कुछ दिनों बाद हैदराबाद सिंध में ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुलाजमत घर से इस कदर दूर थी मगर तनख्वाह उस वक्त के हिसाब से 100 रुपये माकूल थी। मैं ट्रेन में सवार होकर अगले रोज़ शाम के धुंधलके से पहले हैदराबाद पहुंच गया। मैं स्टेशन हेडमास्टर से मिला जिसने मुझे एक कुली के सुपुर्द कर दिया कि इन्हें फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में ले जाओ, ये नए गार्ड आए हैं। कुली ने सामान उठाते हुए मेरे कवाइफ पूछे तो मैंने बताया कि मैं कराची का रहने वाला हूँ। तब उसने बताया कि वो भी कराची का रहने वाला है। हैदराबाद रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम उस ज़माने में एक पहाड़ी पर था और रिटायरिंग रूम भी वहीं था। उसने वेटिंग रूम में बिस्तर बिछा दिया, वहीं मेरा बक्स भी रख दिया। मैं खा पी कर सो गया। पंखा चल रहा था। नामालूम किस वक्त मेरी आंख खुली तो कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इंजनों की गड़गड़ाहट बदस्तूर सुनाई दे रही थी। मैंने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। बमुश्किल दोबारा मेरी आंख लगी मगर कुछ देर बाद उसी एहसास के साथ आंख खुल गई कि कमरे में कोई मौजूद है। उठकर दरवाज़ा खोला, बाहर देखा और फिर बंद कर दिया। लैंप की बत्ती ऊंची करके देखा तो कुछ भी ना था। इसी कश्मकश में सुबह हो गई। मैंने दफ्तर जाकर ड्यूटी शेड्यूल लिया और सबसे सलाम दुआ की। उसी दिन प्रकाश ने भी ड्यूटी ज्वाइन की। वो लाहौर से आया था। हम दोनों वेटिंग रूम में साथ रहते थे। चंद रोज बाद एक रात में तन्हा बैठा लैंप की रोशनी में किताब पढ़ रहा था कि दरवाजे की जाली के करीब मुझे आहट महसूस हुई। दरवाजे में किसी की मौजूदगी के एहसास ने किताब से ध्यान हटा दिया और मैं कनखियों से दरवाजे की तरफ देखता रहा। आखिर तंग आकर लैंप की बत्ती धीमी कर दी और लेट गया। मैं अभी सो भी ना सका था कि देखा वो मेरे पास खड़ी है। वो इस तरह धीमे पांव चलकर आई थी कि मुझे उस वक्त पता चला जब वो बेड के करीब पहुंच चुकी थी। मैं इसी कश्मकश में गिरफ्तार था कि दरवाजे की कुंडी लगी हुई है, ये अंदर कैसे आई। मैंने जब उसकी जानिब देखा तो वो दिलफरेब अंदाज में मुझे देखे जा रही थी। मेरा दिल उसके इस तरह देखने से धक धक करने लगा। हिम्मत न हुई कि बेड से नीचे कदम रख सकूं। आखिरकार वो मुझे इस कैफियत में छोड़कर दरवाजे की जानिब बढ़ी और आहिस्ता से पट खोलकर गायब हो गई। मैंने लैंप की बत्ती ऊंची की और अपनी कुव्वतों को जमा किया। दरवाज़ा जाकर देखा तो उसकी कुंडी लगी हुई थी जो मैंने सोने से पहले लगाई थी। मैंने तसल्ली के लिए हाथ लगाकर देखा तो वाकई दरवाज़ा अंदर से बंद था। या खुदा, मैंने कोई ख्वाब देखा? ये क्या इसरार था? कुछ समझ नहीं आया। मैंने लैंप की बत्ती फिर नीचे की। नींद न आई तो मैंने सारी रात किताबें पढ़कर गुजार दी। अगली सुबह जब कमरे की सफाई करने वाला आया तो उसे मैंने सारा वाकया सुनाया। उसने कतन लाइल्मी का इजहार किया और उसे मेरा वहम बताया। मैंने मजाक के डर से दफ्तर में भी इस वाकये का जिक्र नहीं किया। अब तो ये रोज़ का मामूल हो गया था। मैंने अपनी मंगेतर बानों के लिए जिस कदर शेर याद किए थे वो अकेले कमरे में अक्सर गुनगुनाता रहता था। वो अमूमन सुनती रहती। दर हकीकत वो बहुत मासूम और बेज़रर मालूम होती थी। रात के वक्त एक मर्तबा ज़रूर कमरे का चक्कर लगाती। कहाँ से आती, कैसे आती, अब ये मसला मेरे सोचने का नहीं था। वो आती और चुपके से मेरे सामने बैठ जाती।
और मैं उसे शेर और बाज़ औक़ात अखबार पढ़कर सुनाता रहता। वो सब कुछ गौर से सुनती, उसकी आंखों में शरारत होती। उसकी ऐसी चमकदार आंखें मैंने कभी पहले नहीं देखी थी। मैंने एक दिन बड़े प्यार से उसे एक शेर सुनाया तो वो मुस्कुरा दी। प्रकाश बेचारा सीधा साधा नौजवान था, उसे शेरो अदब से दिलचस्पी ना थी, ना ही दिलबराना आहो चशम के रमज़ों की नया से इल्तफात। 8-10 दिन में कभी एक आध बारी उससे मुलाकात होती और वह दफ्तर के बाबुओं की शिकायतों और अफसरों के गिले शिकवे तक महदूद रहता। वालिदा साहिबा के ख़त आते, जवाबी ख़त ना लिखने की शिकायत और बानों का सलाम भी लिखा होता। मगर अब मुझे फुर्सत न मिलती और कुछ उस दिल फरेब के चक्कर में भी ऐसा फंसा हुआ था कि ड्यूटी के बाद जब कमरे में आता और वो ना आती तो दिल उलझा उलझा सा रहता, और जब वो आती तो भी गुफ्तगू एक तरफा ही रहती। वो एक सर्द रात थी। लाहौर के स्टेशन से मालगाड़ी हैदराबाद के लिए आ रही थी। मैं गार्ड के डब्बे में लैंप की धुंधली रोशनी में जल्दी जल्दी रजिस्टरों की तकमील में मसरूफ़ था। बस चंद लम्हों में हैदराबाद स्टेशन आया ही चाहता था कि इंजन के यकायक ब्रेक लगने का एहसास हुआ। मैंने कैबिन से झांक कर देखा कि गाड़ी घिसटती हुई आउटर सिग्नल के बाहर रुक गई। खासी देर सिग्नल ना हुआ तो बाहर निकलकर जायजा लिया, मगर वजह मालूम ना हो सकी। फिर गाड़ी खिसकी तो मैं कैबिन में वापस आ गया। देखा तो लकड़ी के सरकारी बक्स पर वो बैठी हुई थी। मेरा दिल धक से रह गया। कोई उस वक्त मुझे देखता तो यही कहता कि एक मामूली सी या बिल्ली देखकर डर गया। बाखुदा वो बिल्ली थी, सफ़ेद सफ़ेद लंबे बालों वाली और गहरी नशीली आंखों वाली। मैंने जैसे ही जानवर कहा तो वो मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो अकेले अकेले सैर करते फिरते हो। पटड़ियों की खटाखट शुरू हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर रश होने लगा। जल्दी जल्दी मैंने रजिस्टर बंद किए और जैसे ही उनको बक्स में रखने के लिए आगे बढ़ा, वो एक अंदाजे दिल रुबाई से उठी और कमोड के ऊपर जा बैठी। मुझे मालूम था कि इस कुर्बत के बावजूद मैं उसे ना पकड़ सकूंगा, लिहाजा बातें करने लगा। वो सुनती रही। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकते ही वो उतरकर बाहर निकल गई। मेरी निगाहें लाइनों और लैंपों के मलगज उजालों में उसका ताकुब करती रह गई। 5वें दिन फिर लाहौर से आते हुए बिल्कुल वही वाकया पेश आया। सिग्नल के बाहर गाड़ी रुकी और वो दबे पांव चलती हुई मेरे कैबिन में आ गई और बेतकल्लुफी से मेरे संदूक पर बैठ गई। हस्बे मामूल में रजिस्टरों पर झुका हुआ काम कर रहा था। मैंने नजरें उठाकर देखा तो देखता ही रह गया। एक निहायत हसीनो जमील दोशीज़ा, दराज कद सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, तीखे नक्कूश, वो बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे देखते ही एक शेर पढ़ा। उस पर उसने एक नकरई कहकहा लगाया और दिल फरेब अंदाज से उठी और फिर दरवाजे तक पहुंच गई। मैंने खुद को बमुश्किल संभाला और करीब था कि उसको पकड़ लूं, मगर गाड़ी यार्ड में दाखिल हो चुकी थी। वो चलती गाड़ी से उतर चुकी थी। वो रात कयामत की थी। मेरा जिस्म तो बेशक बेड पर था, लेकिन दिमाग और दिल वहां नहीं थे। जब मैं बीए में दाखिले के लिए लाहौर गया तो खाला के घर लोहारी गेट में ठहरा। खालू की वफात के बाद खाला की कुल कायनात बानो थी। माँ बेटी दोनों कमरबंद बना बना कर घर का खर्च चलाती थी। बानो एक कबूल सूरत लड़की थी। मेरा नाश्ता, खाना, कपड़े धोना और रखना सब उसके जिम्मे था। सारे घर का कामकाज और बाकी मांदा वक्त कमरबंद बनाना उसकी इजाफी ड्यूटी थी। उस खामोश घर में मेरी मौजूदगी से गहरा सुकूत आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगा। फिर मुझे महसूस होने लगा कि बानो के लिए मेरा दिल धड़कने लगा। मेरी वालिदा जब खाला से मिलने लाहौर आई तो चुपके से मेरा रिश्ता बानो से पक्का करके चली गई। अब बानो मुझसे पर्दा करने लगी। मेरी सर्विस का सिलसिला चल निकला तो मैं हैदराबाद की नामानूस मिट्टी से मानूस होने की कोशिशों में मुब्तला होकर रह गया, जिसने मुझे अपने इशार में ले लिया और यहाँ मेरी पुरस्रार मुलाकातें बढ़ती चली गईं। मगर एक दिन अचानक वालिदा के ख़त ने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। यह ख़त मुझे स्टेशन मास्टर के तवस्सुत से मिला तो मालूम हुआ कि वो बराबर ख़त लिखती रहती हैं, लेकिन जो मुझे ना मिलते थे। लिहाजा तंग आकर वो ख़त स्टेशन मास्टर की मार्फत तहरीर किया गया। उसमें लिखा था कि अगर अब भी ख़त का जवाब ना दिया तो मैं वहाँ आ जाऊँगी। आखिर में यह भी तहरीर था कि 12 फरवरी को तुम्हारी शादी बानो से हो रही है, चंद रोज़ की छुट्टियाँ लेकर आ जाओ। वो जनवरी के आखिरी दिन थे। मैंने हस्बुल हुक्म अगले दिन छुट्टी की दरख्वास्त भिजवा दी और ड्यूटी पर चला गया। रात के वक्त जब कमरे में वापस आया तो एक मखसूस महक उसके आने का एहसास दिला रही थी। फिर आहिस्दगी से दरवाज़ा खुला और सर्द हवा का एक झोंका अंदर आया। दरवाजे के करीब कागज़ का एक टुकड़ा नजर आया। मुझे यकीन था कि मेरे दाखिल होते वक्त जो वहाँ नहीं था। मैंने जल्दी से उठाकर लैंप की रोशनी में पढ़ा। इबारत कुछ इस किस्म की थी, मुझे सब मालूम है, तुम शादी ना करना वरना परेशान रहोगे, तुम यहाँ से मत जाना। 3 दिन इसी चक्कर में गुजर गए। प्रकाश को मैंने सब बातें बताकर मशवरा मांगा तो उसने कहा, यह सब वहम है, तुम शादी कर लो और भाभी को जब लाओगे
तो हैदराबाद में कोई मकान ले लेना और आराम से रहना। ये कमरा छोड़ देना ताकि वो नजर ना आए। फरवरी के शुरू में मैं लाहौर आ गया और शादी हो गई। 15-20 दिन आराम से रहा। उसी दौरान प्रकाश का खत आया कि उसने 20 रुपये माहवार पर एक मकान किराए पर ले लिया है जो हैदराबाद स्टेशन के करीब है। जब तुम आओगे मैं स्टेशन पर मिलूंगा। बानों को लेकर मैं हैदराबाद पहुंचा तो प्रकाश हस्बे वादा मिल गया। ये एक कमरे का मकान था। उसने सफाई शुरू करा दी थी। मेरा बक्स, बिस्तर और एक बेड और ज़रूरी सामान उसने घर में सेट करा दिए। मैं और बानो हंसी खुशी रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एक अजीब वाकया पेश आया। मैं 2 रोज़ की ड्यूटी से वापस आया तो काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद बानो ने दरवाज़ा खोला। वो बुखार से तप रही थी और चादर में लिपटी हुई थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। बहुत तसल्ली दिलासे के बाद उसने बताया कि गुज़िश्ता सुबह जब वो बाथरूम से वापस आई तो उसके कंबल में एक सफ़ेद बिल्ली बैठी थी जो उसे घूर घूर कर देख रही थी। बानो तबीयतन बहादुर थी। उसको मारने के लिए जो आगे बढ़ी तो बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। उसकी पूरी कमीज फाड़ दी। बिल्ली ने उसको बेहाल कर दिया था। किस्मत से दूध वाली आ गई। उसने बिल्ली को भगाया, वरना मालूम नहीं क्या हो जाता। मेरा माथा तो पहले ही ठनका था, मगर मेरे पास सिवाय उसे तसल्ली देने के कुछ ना था। मैंने डिस्पेंसरी से मरहम पट्टी करवा दी और दवा दिला दी। वो 2-3 दिन में ठीक हो गई। अब जब मैं ड्यूटी पर जाता तो वो पड़ोसन की लड़की को बुलाकर अपने साथ रखने लगी। एक रात जब मैं घर आया तो बानो पर फिर दौरा पड़ा हुआ था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। सर के बाल खुले थे। पड़ोसन की माँ आई हुई थी। वो बोली, भाई 2 रोज़ से बानो का यही हाल है। कुछ खाया ना पिया, बस रोए जाती है। मैंने उनको तो रुखसत कर दिया और बानो की दिलजोई करने लगा। फिर उसे दूध पिलाकर सुला दिया। सुबह मैंने नाश्ता तैयार किया। वो बहुत कमज़ोर हो गई थी। बहरहाल कुछ तबीयत संभली तो उसने बताया कि परसों आपके जाने के बाद बिल्ली फिर आई थी। देखते ही देखते वो कुत्ते के बराबर हो गई। इत्तिफाकन उसी दिन खाला लाहौर से आ गई। मेरी जान में जान आई। मैं बानो को लेकर रेलवे अस्पताल ले गया और दवा वगैरह दिला दी। इस तरह खाला की मौजूदगी में उसे आराम का मौका भी मिल गया। लेकिन उसकी कुव्वत गोयाई अब ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं था और डॉक्टर हकीमों के चक्कर। हैदराबाद के मशहूर डॉक्टर से इलाज कराया और हकीमों से भी इलाज कराया, मगर बेसूद। बानो सूखती चली गई और फिर चलने फिरने से माजूर इस कदर हुई कि बमुश्किल उसे हवाई ज़रूरी के लिए जाया जाता। मैं खुद को उसका मुजरिम समझने लगा। 3 महीने उस मकान में इस तरह गुजर गए। वो जून का महीना था। गर्म रातों में वैसे ही नींद नहीं आती। सहन में बानो और खाला के बेड डाल दिए थे। उस दिन प्रकाश भी आ गया। हम दोनों ने दरवाजे के बाहर अपने पलंग डाल लिए। मालूम नहीं कि किस वक्त आंख लगी तो खाला की आवाज़ ने चौंका दिया। अंदर गया तो मालूम हुआ कि बानो बेड से गायब है। कमरे में देखा दरवाज़ा खुला था जो खाला ने अंदर से बंद कर रखा था। मैं दरवाजे की तरफ भागा। मकान के सामने दूर तक कुछ भी ना था। पिछली जानिब रेल की पटड़ियाँ थी। मेरे साथ प्रकाश भी तेज तेज चल रहा था। चांदनी रात में सिर्फ पटड़ी चमक रही थी। थोड़े फासले पर मुझे कुछ पड़ा नजर आया। क्या देखता हूँ कि बानो का मुर्दा जिस्म पड़ा है। बानो की बेजान लाश को मैं घर उठा लाया। जब देखा तो बानो का जिस्म जगह जगह से उधड़ा हुआ था, जैसे किसी खूनख्वार दरिंदे ने उसे भंभोड़ डाला हो। प्रकाश ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर हौसला दिया, जैसे वो सब कुछ समझ गया हो। खाला बेहाल हो गई थी। किस्सा मुख्तसर ये कि मैं सारा सामान छोड़कर हैदराबाद से कराची चला आया। बानो को हैदराबाद की मिट्टी के हवाले कर दिया। नौकरी से छुट्टी पर बैठ गया और फिर कराची ट्रांसफ़र करवा लिया। 1 अरसे बाद दूसरी शादी कर ली। अब मेरे पोते पोतियां हैं। जब भी मुझे यह हौलनाक सानेहा याद आता है तो दिल बैठ सा जाता है और सोचता हूं कि वो कौन थी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।